तारीख को हिमाचल सरकार का बजट प्रस्तुत होना है और इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हम एक दिन पहले इस बात को लेके विस्तृत चर्चा हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से और हमने कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई है और मुझे लगता है कि इन बातों को आपके माध्यम से हम सरकार के अधिकारियों के और कर्मचारियों के ध्यानात लाना चाहते हैं। यही बड़ा एक उद्देश्य हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कर्मचारियों का जिस तरह से एरियर, दो तरह के एरियर पेंडिंग है, एक डीए का एरियर है, एक पे कमीशन का एरियर है, वो काफ़ी बल्क में है। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास कर्मचारियों की लायबिलिटी है और इन लायबिलिटी को एक मुश्त देना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। सरकार की वित्तीय व्यवस्था को भी हम समझ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बजट के प्रावधान के बगैर कर्मचारियों के किसी भी तरह के जो भुगतान है वो नहीं हो पाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि इस बजट में जो है एरियर और जो कर्मचारियों का डीए है, जो अभी भारत सरकार ने 2% फिर बढ़ा दिया है, 11% पहले से पेंडिंग था हमारा, जो हम पीछे चल रहे हैं, 13% की जो डिफरेंस है उसका भुगतान भी हिमाचल सरकार को देर सवेर करना है। तो बिना बजट में इसका प्रावधान किए बगैर इसका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं और ये मैंने बड़ा प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि देर सवेर हमें देना है, पूरे साल का खाका इस बजट में बनना है। तो इस बजट में प्रमुखता से कर्मचारियों के एरियर और डीए के भुगतान के लिए आप ज़रूर इस बजट में प्रावधान रखेंगे, हमारा ऐसा मानना है। और हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि परसों जो बजट आएगा उसमें कर्मचारियों की डीए और एरियर के भुगतान के लिए सरकार एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसको बजट में परसों उसको बताया जाएगा और हमें मालूम होगा कि किस तरह से सरकार जो है आगे कर्मचारियों की डीए को देने वाली है। तो हमने ये बात प्रमुखता से रखी। परसों मेरे साथ जो मुलाकात में एसएमसी टीचर्स के जो प्रधान हैं वो भी थे मेरे साथ और कुछ पदाधिकारी भी थे। हमने एक और बात माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में रखी, हमने लिखित रूप में भी उनको दिया कि जो एसएमसी टीचर्स हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं, बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर, हम इन दोनों वर्गों को नियमित कर इनके मानदेय को सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग माननीय मुख्यमंत्री से परसों कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पे कहा कि हम जल्दी ही एसएमसी टीचर को एक परीक्षा के माध्यम से उनको हम नियमित कर रहे हैं। इस तरह का कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, उस पर सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। तो हमने ये भी मांग की है कि जब तक ये नियमित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पेपर होना है, बोर्ड को एक लंबी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट का स्केल दिया जाए। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर टीचर्स है जिनको लगभग 20 साल शिक्षा विभाग में हो गए हैं, बहुत सी रिटायरमेंट भी हो गई है बेचारों की, उनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान इस बजट में हो, ऐसी भी हम कामना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार से। हमने मांग की है कि सभी विभागों में बहुत सारी, क्योंकि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नाते मेरा दायित्व बनता है कि जितने विभाग, बोर्ड, निगम हैं, बहुत लंबे समय से भर्तियां नहीं हो पाई है। हमने ये मांग की है कि जो अलग अलग विभाग है, बोर्ड, निगम है, उनमें खाली पदों को भरा जाए और क्योंकि उनकी ज़रूरत है, इसलिए जितने जल्दी वो विभाग में पद सृजित करके उनको भरा जाएगा, उतनी उस विभाग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे उतना ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा, रिटर्न आएगा, रेवेन्यू उससे आएगा सरकार का। और पदोन्नतियाँ भी बहुत समय से नहीं हुई है विभागों में, आपको पता है। हमने ये भी मांग की है, समय पे भी हम माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार को, शिक्षा सचिव को और मुख्य सचिव को भी हम इस तरह के पत्र दे चुके हैं। वो चाहे हम संयुक्त कर्मचारी महासंघ के उसके पैटर्न पे दे चुके हैं या फिर हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्लेटफॉर्म से दे चुके हैं कि जिसमें हमने अलग अलग विभागों, बोर्डों, निगमों की जो पदोन्नति प्रक्रिया रुकी है उसको हम उस प्रक्रिया को जिसको उसमें तेज़ी ला के उसको सभी वर्गों में हर विभाग की पदोन्नतियाँ की जाए। और मैं अगर बात कहूँ तो हमारे शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो हज़ारों के हिसाब से जो है वो पदोन्नतियाँ होनी हैं, बहुत लंबे समय से नहीं हुए। और हमारे प्रधानाचार्य के लगभग 800 पद खाली चल रहे, बड़ी विडंबना की बात है। और बहुत से हेडमास्टर और प्रिंसिपल हमारे से जो रिटायर हो चुके हैं बिना पदोन्नतिया से। और अभी 2-4 दिन से हम लगातार इस काम में थे कि जो लगभग
2017 से 22 तक के जो हमारे 23 तक के प्रिंसिपल्स हैं वो एडॉक पे अभी उनकी रेगुलेशन नहीं हुई है। हालांकि उसमें डीपीसी हो गई है, सरकार ने कैबिनेट उसमें रिलैक्सेशन दे दी है। उसमें 2017 से 21 तक के लगभग 1300 जो प्रिंसिपल्स हैं उनका सारा प्रोसेस डीपीसी सारी हो चुकी है। उनका जो है एक पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, उस पर सिर्फ साइन होके वो लिस्ट जारी होनी थी रेगुलेशन की, वो जो 3 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अब क्यों रुकी है मुझे नहीं पता। हम वो भी मांग कर रहे हैं कि भाई वो जो रेगुलेशन है प्रिंसिपल्स की वो जल्दी हो और बाकी पदोन्नतियाँ हर विभाग की हर वर्ग की समयबद्ध तरीके से जो है उसको सरकार करे। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार पद खाली कर रही है, पदों को समाप्त कर रही है, हर विभाग में ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने उसमें एक सुजेशन दी है सरकार को कि उसको खाली करने से पहले, पदों को समाप्त करने से पहले ये ज़रूर देखा जाए कि पद खाली क्यों है, उसका कारण क्या था, उसकी उन पदों की उपयोगिता क्या है आने वाले समय में, उसको जांच परख करने के बाद ही सरकार जो है उन पदों को समाप्त करने की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर बोर्ड निगम में जो है एक संघर्ष चल रहा है, एक बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है। उसमें अगर आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की या HRTC की या किसी और डिपार्टमेंट की या शिक्षा विभाग की, बहुत से पद खत्म हो रहे हैं या फिर पदों को भरा नहीं जा रहा है। पद सबसे ज़्यादा अगर पदों की मार पड़ रही है, उससे ख़त्म हो रही है तो शिक्षा विभाग में हो रही है। अब उसका कारण ये है कि बहुत से स्कूलों में साइंस लैबें बनी है, बड़ी बड़ी साइंस लैब बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब वहाँ पे साइंस लैब बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, वो साइंस टीम शुरू ही नहीं हो पाई। वहाँ शुरू इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ पे फैकल्टी नहीं थी, या फैकल्टी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर थे, 4 लेक्चर चाहिए होते हमारे को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स का। अगर 4 में 2 आदमी थे, 2 नहीं थे, तो भी वहाँ बच्चे नहीं गए, या जो बच्चे थे वो शिफ्ट कर दिए पेरेंट्स ने, तो वहाँ पे पूरी फैकल्टी वो पूरा वो स्ट्रीम खाली हो गई। अब खाली होने के बाद सरकार बोलती है कि वहाँ बच्चे नहीं, इसलिए उसको बंद कर लो। तो मैं इसलिए उपयोगिता को और जांच करने की बात कह रहा हूँ, उसके कारण हो गए कि बच्चे वहाँ क्यों नहीं है, तो उसको जांच परखा जाए, एक बार वहाँ फैकल्टी दी जाए और उसमें एक डिस्टेंस को भी देखा जाए। ये ड्रेस कोड ना बड़ा भारी चर्चा का इशू बन गया है पूरे समाज के अंदर और पूरे स्कूलों के अंदर। मैंने इसको लेके माननीय शिक्षा मंत्री से ही बात की है और इसमें ये सैद्धांतिक उन्होंने भी कही है बात स्पष्ट कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि कोई एक यूनिफॉर्म स्कूलों में लग जाए, और कुछ हेड्स हमारे इसको एक यूनिफॉर्म के रूप में ड्रेस कोड को ले रहे हैं। और ये बात सही है कि शिक्षकों की जो वेशभूषा है, उनका जो पोशाक है वो बड़ी सभ्य होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए, एक फॉर्मल होनी चाहिए, चाहे हमारी बहनें हैं चाहे हमारे भाई हैं। तो उसको लेके इसमें इस पर एडवाइजरी भी जारी हुई है। तो अभी भी हम ये कहना चाहते हैं इसमें सभी को, और जो सरकार का भी इसमें स्टैंड है, पहले शायद ड्रेस कोड का मतलब तो है कि एक तरह का ड्रेस कोड होगा, उसको शायद शब्द गलत चुन लिया, पर इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक एक फॉर्मल ड्रेस स्कूल पहन के आए, महिलाओं का भी एक फॉर्मल सा हो, जिस तरह का सूट दुपट्टा होता है अच्छा हो, प्लाजो टाइप या कोई और तरह का अटपटा सा, क्योंकि रोल मॉडल हम समाज के लिए है। और शिक्षकों के लिए भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो फॉर्मल सी ड्रेस होती है हमारी, उसको लेके आए। जीन अवॉइड हो तो बड़ी अच्छी बात है, या फिर अच्छी सी ट्राउज़र पैंट हो, शर्ट हो, कोट हो, तो उस ड्रेस को तो हम एक्सेप्ट करते हैं और वो हम उसको मानते हैं कि वो एक अच्छी बात है। अगर कोई इस बात को इस आड़ में ये बात करे कि एक यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में टीचर आए, एक जैसी यूनिफॉर्म लगे, तो वो संभव नहीं है और मुझे लगता है कि वो शिक्षकों का अपमान है। ऐसा नहीं होगा और ऐसा सरकार का भी इसमें कोई कहना नहीं है। बस यही मैंने कहना है कि ड्रेस कोड का मतलब है बड़ी सोबर और सिंपल ड्रेस।